हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर 7 नाइट्रोजन, सल्फर एंड मेटल्स जो कि एनबीएफ बुक केमिस्ट्री में है, उसके एसएलओज़ का पार्ट नंबर 2। हमने इससे पहले पार्ट नंबर 1 किया था एसएलओज़ का और अब बाकी जितने एसएलओज़ रहते हैं उन सबको हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले है हमारे पास जहाँ से हमने छोड़ा था पिछले एसएलओ में, हेबर प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमने देखी थी हेबर प्रोसेस की सोर्सेज़ और हेबर प्रोसेस के अंदर जो हमने मेन केमिकल रिएक्शन यूज़ करनी है, वो भी हम लोगों ने देख ली थी। वो कौन सी थी? दैट वाज H2 प्लस N2 हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। हमने अमोनिया फॉर्म करना था हेबर प्रोसेस में। हम लोग ये रिएक्शन करेंगे हेबर प्रोसेस में अमोनिया को फॉर्म करने के लिए। हमने देखा था कि दिस इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये दोनों तरफ चलती है और इसी के साथ साथ इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। सो इसको अगर हम लोग बैलेंस करके देखें, यहाँ पर अगर हम लोग एक 2 ले आएँ और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक 3 ले आएँ तो ये बैलेंस हो जाती है। बट एनीवेज ये जो केमिकल रिएक्शन है, हमने देखा था रिवर्सिबल रिएक्शन, तो अमोनिया हमारा मकसद है हेबर प्रोसेस में अमोनिया को प्रोड्यूस करना। अब हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस हो, तो जब इक्विलिब्रियम रीच हो या जैसे-जैसे अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारे पास चीज़ कम से कम हो, यानी कि जो रिवर्स रिएक्शन है, वो बहुत कम हो जाए, लेकिन जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, वो बहुत ज़्यादा हो। तो ज़्यादा हमारे पास अमोनिया फॉर्म हो, ऐसा ना हो कि आधा अमोनिया फॉर्म हो रहा है, आधा यही बच जाता है, या हमारे पास बस थोड़ा-सा अमोनिया फॉर्म होता है, बाकी का बाकी अनरिएक्टेड ही रह जाता है। ऐसा नहीं हमें चाहिए कि मेजॉरिटी ये रिएक्ट कर जाए ये फॉर्म करने के लिए। बहुत ही कम हमारे पास अनरिएक्टेड बचे। कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल को आप 100% तो नहीं ठीक कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक हम ठीक कर सकते हैं यूजिंग सम कंडीशंस। तो आज के सेशनों में अभी जो हम एसएलओ पढ़ेंगे उसमें हमने यही कंडीशंस देखनी है। स्टेट दैट टिपिकल कंडीशंस इन द हेबर प्रोसेस एज़ 450 डिग्री सेल्सियस, 20,000 किलो पास्कल्स या फिर 200 एटीएम एंड एन आयरन कैटलिस्ट। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कंडीशंस चाहिए सबसे ज़्यादा अमोनिया लाने के लिए? तो ये हम कंडीशंस देखते हैं। ये मेबी आपने लॉ पढ़ा हो, मेबी ना पढ़ा हो। दिस वाज़ ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल, ले शैटेले प्रिंसिपल। तो ये एक प्रिंसिपल था किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए या किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक केमिकल इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है, इसके अंदर कोई कंडीशन चेंज करें, सब कंडीशन से मुराद है इसका टेम्परेचर हो सकता है, इसका प्रेशर हो सकता है। अगर हम लोग इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, डिक्रीज़ करें, प्रेशर को इंक्रीज़ करें, डिक्रीज़ करें, या हम कोई कंडीशन को चेंज करें, सो इफ वी चेंज सम कंडीशन इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम रीच है और उसके अंदर हम लोग कोई कंडीशन चेंज करें या कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, उसमें हम कोई कंडीशन चेंज करें, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है दैट शिफ्ट्स टू रीस्टोर दैट चेंज। इसका क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल अल्फाज में, अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने का ये मतलब है कि इक्विलिब्रियम एक साइड पर हो जाएगा। अगर तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है इस तरफ, यहाँ हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स द राइट, इसका मतलब है कि इस इक्विलिब्रियम में ये चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जो कि हमें चाहिए। इस हेबर प्रोसेस में हम लोग चाहते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो? राइट की तरफ। जबकि इक्विलिब्रियम इसके उल्टा भी शिफ्ट हो सकता है, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जिसमें हमारे पास ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इक्विलिब्रियम में, ये कम होगा, या वो मिडिल में भी हो सकता है जिसमें ये दोनों बराबर-बराबर होंगे। हमें इस रिएक्शन में कौन-सा चाहिए? हमें इस रिएक्शन में राइट वाला चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम में ये चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो इस रिवर्सिबल रिएक्शन से। सो हमें ऐसी कंडीशंस को चेंज करना है जिससे जब ये शिफ्ट हो, तो ये ऐसे साइड पे शिफ्ट हो जिससे वो कंडीशन रिस्टोर हो जाए। जब हम इसको एग्ज़ाम्पल से समझेंगे तो हमें ज़्यादा पता समझ आएगी। रिस्टोर का मतलब है वो उस कंडीशन का उल्टा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इस रिएक्शन का मान लेते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, बल्कि टेम्परेचर इंक्रीज़ से शुरू करते हैं, राइट? हम लोग एक कंडीशन चेंज कर रहे हैं। आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो किस तरफ अगर ये रिएक्शन शिफ्ट हो जाए, तो हमारा ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है ये कम हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो सकता है। सो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये रिएक्शन जो है वो एक्ज़ोथर्मिक है या फिर ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास एंडोथर्मिक है। सो दिस रिएक्शन, ये जो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्ज़ोथर्मिक है, राइट? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस हीट। सो दिस इज़ एन एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन हीट को बाहर भेजती है। तो जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा, तो अब ये रिएक्शन, अब इस इक्विलिब्रियम पे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, ये इक्विलिब्रियम उस साइड पर शिफ्ट होगा जिससे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो, जिससे इसका उल्टा हो, जिससे टेम्परेचर वापस रिस्टोर हो। वो कौन-सी साइड है जिस पर टेम्परेचर कम है, राइट? अगर इक्विलिब्रियम मान लेते हैं बीच में मिडल में था, तो किस तरफ वो शिफ्ट होगा, तो आपके पास टेम्परेचर कम होगा। तो क्लियरली
अगर वो इस तरफ शिफ्ट होगा तो आपका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इस साइड का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इधर उतनी हीट नहीं थी। इधर जो है हीट अभी जो एनर्जी है वो इन्हीं के बॉन्ड्स के अंदर है, बाहर जो इनकी गर्मी है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इधर वो हीट निकल गई है, तो उसने इस चीज़ को गर्म कर दिया है। तो क्लियरली इस तरफ वो लेफ्ट की तरफ, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इस स्पेसिफिक रिएक्शन में, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इसका उलट होगा, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि इस तरफ आपके पास टेम्परेचर अगर वो शिफ्ट करती है तो टेम्परेचर कम होता है उस चीज़ का, क्योंकि अब हीट रिलीज नहीं हो रही है, तो इस वजह से उसने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करके टेम्परेचर को डिक्रीज किया है। हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, वो ऐसी तरफ शिफ्ट हुई है जिससे चेंज रिस्टोर हो। हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा, अब वो शिफ्ट होगी टुवर्ड्स दी राइट साइड। क्यों? क्योंकि अब जब मैंने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया है, अब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहता है इक्विलिब्रियम, वो इसका इस चेंज को रिस्टोर करना चाहता है, इस चेंज को ऑपोजिट करना चाहता है। तो किस तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है? दैट इज़ टुवर्ड्स द राइट। तो हमारे पास अब ये शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स द राइट। हमें इन दोनों में से कौन-सा चाहिए? हमें इन दोनों में से चाहिए ये वाला, क्योंकि हम चाहते हैं ये राइट की तरफ शिफ्ट हो। तो इस स्पेसिफिक रिएक्शन में जितना हमारे पास टेम्परेचर कम होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए अब हमारी जो कंडीशंस हैं जो हमें चाहिए, उसमें टेम्परेचर एज़ लो एज़ पॉसिबल, जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन अक्सर औक़ात टेम्परेचर हमने इतना भी कम नहीं कर देना कि वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी तक ही ना पहुँच पाए, या फिर जो आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो कैटलिस्ट उस टेम्परेचर में काम ना करे। तो जितना कम से कम पॉसिबल है, और कम से कम हमें पॉसिबल जो मिलता है दैट इज़ 450 डिग्रीज़ सेल्सियस, क्योंकि हमें अपनी रिएक्शन को परफ़ॉर्म भी करना है, और इसी के साथ-साथ हमें कैटलिस्ट भी हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। वी यूज़ एन आयरन कैटलिस्ट। जो आयरन कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे वो इसके ऊपर जो है वो अच्छा काम करता है। इससे कम हो जाए तो ये आयरन कैटलिस्ट काम नहीं करता। तो इस वजह से हम और कम करते तो और अच्छा हो जाता, लेकिन एक्टिवेशन हो सकता है ये रिएक्शन हो ही ना इतने कम पर, या फिर आयरन कैटलिस्ट काम ना करे। तो इस वजह से हम लोग जो आइडियल टेम्परेचर चूज़ करते हैं दैट इज़ 450 डिग्री सेल्सियस। वैसे हम जितना टेम्परेचर कम से कम रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस होगा, राइट? इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे फैक्टर की दैट इज़ प्रेशर, राइट? अब प्रेशर के साथ क्या होगा? सो मान लेते हैं मैं इस तरफ जो है वो प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ। ओके? तो अब ये इक्विलिब्रियम क्या चाहता है? ये इक्विलिब्रियम चाहता है कि प्रेशर डिक्रीज़ हो। मैंने प्रेशर इंक्रीज़ किया, प्रेशर मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ वेरियस मेथड्स के थ्रू। मैं वॉल्यूम को डिक्रीज़ करूँ तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। इसका तो कई तरीके हैं, मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँ, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। बट एनीवेज़ अगर मैं किसी तरीके से प्रेशर इसके ऊपर इंक्रीज़ करता हूँ, फिर मेरे साथ क्या होगा, अब ये इस प्रेशर को डिक्रीज़ करना चाहता है। तो डिक्रीज़ ये प्रेशर किस तरफ होगा, तो प्रेशर का प्रेशर ये गैसेज़ की प्रेशर की बात हो रही है, ये हर तरफ गैसेज़ ही हैं, तो प्रेशर विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिस तरफ जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, उतना ही उधर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इधर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4, राइट? 3 मॉलिक्यूल्स इसके, 1 मॉलिक्यूल्स इसके, और इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 2, राइट? सो इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हैं, और इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। तो इस तरफ हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, इस तरफ हमारे पास प्रेशर कम होगा। हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया है, तो ये इक्विलिब्रियम इस प्रेशर को ऐसी तरफ शिफ्ट करेगा, इस रिएक्शन को ऐसी तरफ शिफ्ट करेगा कि जिससे हमारे पास प्रेशर कम हो। किस तरफ प्रेशर कम होगा? प्रेशर कम होगा इस साइड पर। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी कि हमें ये वाली कंडीशन चाहिए। प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम इसके उलट करते हैं, इस स्पेसिफिक रिएक्शन में हम लोग प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, तो ये किस तरफ शिफ्ट होगा? प्रेशर को डिक्रीज़ किया है तो ये प्रेशर को इंक्रीज़ करना चाहेगा। प्रेशर इंक्रीज़ किस तरफ होगा? टुवर्ड्स द लेफ्ट, या इस साइड पर। ये हमें नहीं चाहते, हम चाहते हैं अमोनिया प्रोड्यूस हो। तो इस वजह से हमारे पास जो प्रेशर के लिए कंडीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रेशर शुड बी एज़ हाई एज़ पॉसिबल। अब ज़ाहिर है हम लोग बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं कर सकते, मतलब इतना हाई रखें कि हमारा काम चल जाए, उस पे पैसे भी बहुत लगते हैं और बहुत डेंजरस होता है। तो जो हम प्रेशर चूज़ करते हैं वो है तकरीबन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत हाई प्रेशर है ये, इतने पर ही जाकर हमारा काम चलता है। चाहते इससे ज़्यादा करते और अच्छी बात हो जाती, लेकिन उसमें हो सकता है हमारे पास बाकी सारी चीज़ें काम ना करें, और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो 200 एटीएम पे हमारा काफ़ी हद तक काम चल जाता है, और ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उससे 200 गुना, या फिर अगर हम लोग इसको उस फॉर्म में लिखें, दिस इज़ 20,000, राइट? दिस इज़, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, दिस इज़ 20,000 किलो पास्कल्स। सो अभी भी ये किलो में है। अभी इसके आगे अगर मैं इसको जनरल पास्कल्स में लिखूँ, तो मैं इसके आगे 3 ज़ीरोज़ और लगा सकता हूँ, फिर जाकर ये पास्कल्स होगा। तो दिस इज़ वेरी हाई प्रेशर। ओके, सो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, हालाँकि ऐसे में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हम जल्दी से देख लेते हैं कि हेबर प्रोसेस कैरी आउट भी किस तरह किया जाता है, ताकि हमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो हेबर प्रोसेस को कुछ इस तरीके से कैरी आउट किया जाता है। सबसे पहले आपके पास ऑफ कोर्स एक पाइप होगा। इस पाइप के थ्रू आपके पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस अंदर फीड की जाती है, राइट? अब आपको पता है ये आती कहाँ से है। इसके बाद यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा हुआ होता है।
जो कि इनको कंप्रेस करेगा टू दिस मच प्रेशर, राइट। इस मच प्रेशर पर इसको ले जाएगा। वैसे ही आमतौर पर 1 एटीएम पर है, इसको आपने 200 एटीएम पर लेकर जाना है। सो इस कंप्रेसर के थ्रू, मैं इसका नाम लिखता हूँ, कंप्रेसर के थ्रू इसका प्रेशर जो है इसको कंप्रेस करके, जितना आप कंप्रेस करेंगे प्रेशर इंक्रीज होता है। इसका प्रेशर इंक्रीज, कंप्रेस से चूंकि वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाएगा अप टू 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद ये जो गैसेस हैं ये एंटर होंगी एक कैटालिटिक चेंबर में, राइट। कुछ इस तरीके से आपके पास एक कैटालिटिक चेंबर होगा, और इसके दरमियान में आपका ऑफ कोर्स एक कैटलिस्ट होगा। कैटालिटिक चैम्बर यानी एक कमरा है जिसके अंदर आपके पास आपका कैटलिस्ट लगा हुआ है। तो इस केस में हम लोग आयरन कैटलिस्ट, आपको पता है कैटलिस्ट क्या होता है, हमने इसके बारे में बात की थी रिएक्शन काइनेटिक्स में। दिस इज एन आयरन कैटालिस्ट। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा इसकी, इन गैसेस की। यहाँ पर वो आ जाएंगी और यहाँ पर आकर वो अपनी रिएक्शन परफॉर्म करेंगी। कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? रिएक्शन है H2 + N2 टू फॉर्म अमोनिया NH3। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर वो अपनी रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या तमाम की, अच्छा यहाँ पर टेम्परेचर भी आपका 450 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा, राइट। इसको हम लोग सेट कर देंगे 450 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या ये तमाम की तमाम रिएक्ट हो जाएगा? तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ ये बचेगा। अब आप पूछे होंगे कि हमने काफ़ी अच्छी कंडीशंस डाली हैं, तो देखते हैं कि कितना हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस होता है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% अमोनिया प्रोड्यूस होता है। बहुत ही ज़्यादा कम है ये। और आप कहेंगे हमने इतनी अच्छी कंडीशन सेट की फिर भी इतना क्यों कम प्रोड्यूस होता है? बस क्योंकि हमें फिर भी 450 डिग्री सेल्सियस तक रहना पड़ा। हमें फिर भी इतना ही हम प्रेशर कर सकते थे, इतना ज़्यादा हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये इतना ही प्रोड्यूस होता है। इससे भी ज़्यादा के लिए हमें और ज़्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रेशर हाई करना पड़ेगा, जिससे माइनर मुश्किलात बढ़ती हैं। तो हम इसका एक और हल निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं अमोनिया। अमोनिया भी एक गैस है। तो इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अमोनिया, अब जो यहाँ से गैसेज निकलती जाती हैं उनमें हमारे पास होती है अमोनिया। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी होती है और हाइड्रोजन गैस भी होती है। ये वो गैसेज हैं जो इन्होंने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है। और हमारे पास इनमें से सिर्फ 10 to 15% अमोनिया है। बाकी के तमाम 80% गैसेज रिएक्ट ही नहीं हुई ड्यू टू दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। हम लोग इनके साथ क्या काम करते हैं कि हम लोग इसको इधर लेकर जाएंगे और इसको हम लोग एक कूलिंग, आप इसको चेंबर कह सकते हैं, या जहाँ पर हम इसको ठंडा करेंगे। और हम लोग ये कुछ इस तरीके से ये चेंबर नज़र आएगा, राइट। इसके अंदर हम इस गैस को लेके जाएँगे और यहाँ पर जब ये गैस जाएगी तो इस गैस ने अब यहाँ से ऊपर जाना है, ओके, राइट। जैसे-जैसे ये तमाम गैसेज़ ऊपर जा रही होंगी, हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक मारेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग एक और पाइप डालेंगे इस तरह स्पाइरल में, जस्ट लाइक अ रेफ्रिजरेटर। हमने रेफ्रिजरेटर भी पढ़ा था फिज़िक्स में। तो रेफ्रिजरेटर हम यहाँ पर डालेंगे ब्राइन, ओके, ब्राइन, बहुत ही ज़्यादा ठंडी ब्राइन, ये हम कहेंगे रेफ्रिजरेटेड ब्राइन, या आप कुछ और भी डाल सकते हैं। रेफ्रिजरेटेड ब्राइन आप यहाँ पर डाल देती है। ब्राइन इज़ बेसिकली इसको आप लोग कहते हैं दिस इज़ NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ओके। जो एक्वस सॉल्यूशन है NaCl की, यानी NaCl नमक को आप जब पानी में मिक्स करेंगे उसको हम लोग ब्राइन कहते हैं। तो ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ से वापस जाएगा। ये चूँकि बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ये इन गैसेज़ को भी बहुत ज़्यादा ठंडा करेगा, राइट। नीचे हमने एक टूटी लगाई होगी और अब हमारे पास चूँकि गैसेज़ ठंडी होती हैं, तो हमारे पास जो अमोनिया है, इसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ द सेम एज़ द कंडेंसेशन पॉइंट, राइट, जिसके ऊपर ये गैस से लिक्विड में आती हैं या लिक्विड टू गैस जाती हैं। दैट पॉइंट फॉर अमोनिया इज़ अप्रॉक्सिमेटली आपके पास ये नेगेटिव, दैट इज़ मतलब -33.35 डिग्रीज़ आपके पास है। बट दिस इज़ अंडर नॉर्मल कंडीशन, राइट। बट अंडर नॉर्मल कंडीशन आपके पास ये अमोनिया का टेम्परेचर है। उन्हीं नॉर्मल कंडीशन में अगर हम लोग रिलेटिवली देखें तो अमोनिया का तो ये बॉइलिंग पॉइंट है कम है, यानी कि -33.35 डिग्री सेल्सियस तक जब तक आप इसको ठंडा करेंगे तब तक ये गैस ही रहेगी। इससे जैसे ही नीचे जाएगा -34 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो ये आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का तो बहुत ही कम है। नाइट्रोजन गैस का आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ अराउंड -195.8 डिग्री सेल्सियस, राइट। -195.8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -195 तक आप ठंडा करेंगे ये गैस ही रहेगी। हाइड्रोजन का भी कम है और ये एक्चुअली में इससे भी ज़्यादा कम है, दैट इज़ -255 आई थिंक -252.87, राइट, इसी के करीब है, -252.87 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है।
तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे काफ़ी ज़्यादा है, राइट? क्योंकि आप अगर -34 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे, ये दोनों गैसेज़ रहेंगे लेकिन ये लिक्विड में बदल जाएगी। तो यहाँ पर भी जब हम रेफ्रिजरेटेड ब्राइन लाते हैं तो ये कितना होगा, -40 होगा, -50 होगा, इतना ठंडा तो नहीं हो सकता। सो हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर जब हम लोग रेफ्रिजरेटेड ब्राइन लेकर आते हैं, तो यहाँ से हमारे पास अमोनिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ये दोनों लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ पर से अमोनिया यहाँ से नीचे टूटी से गिर जाती है क्योंकि वो लिक्विफ़ाई हो गई है, तो वो लिक्विड फॉर्म में नीचे गिरना शुरू हो जाती है और नीचे मतलब हमने एक टूटी लगाई हुई है और नीचे हम अमोनिया को कलेक्ट कर देते हैं। तो हमने लिक्विफ़ाइड अमोनिया कनेक्ट कर दी है, लिक्विफ़ाइड अमोनिया, और इसको बाद में हम लोग वापस गैस में कन्वर्ट कर देंगे गरम करके। ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वैसे ही ठंडी होकर निकल गई हैं, ठीक है? तो उन्होंने तो कुछ भी काम नहीं किया है। ये यहाँ पर जाती हैं और इनको हम बाद में हम जाकर वापस फ़ीड कर देते हैं। हम यहाँ पर थोड़ी-सी जगह कम है बट कुछ इस तरीके से हम लोग जाकर इसको वापस यहाँ पर फ़ीड इन कर देंगे। और अब जो हमारे पास अनयूज़्ड, यहाँ पर अब सिर्फ़ हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच गई हैं, बाकी तमाम अमोनिया हमने ले ली, इसको हम वापस डाल देंगे। तो ये वापस चली जाएगी, तो ये साइकिल होती जाएगी, साइकिल होती जाएगी, साइकिल होती जाएगी, हत्ता कि हमारे पास तमाम ये वाली ख़त्म हो जाएगी, राइट? तो इस तरीके से वैसे तो 10 टू 15% हम लोग एक साइकिल में प्रोड्यूस कर देते हैं अमोनिया को, लेकिन अगर हम लोग इसको रीसाइकिल कर दें, जो बाकी चीज़ें बच गई, उसको हम वापस गैस कर लें, तो ऑफ़ कोर्स फिर तो हमारी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरीके से हमारा हेबर प्रोसेस तकरीबन 98% अमोनिया प्रोड्यूस कर देता है, राइट? 98% बहुत ज़्यादा अमोनिया है, यानी 98% ये गैसेज़ अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसी तरीके से हमारा हेबर प्रोसेस काम करता है और इस वजह से अ, हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल्दो ये काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हमने एक सही कंडीशंस और केमिस्ट्री लगाकर इस रिएक्शन को यूज़ किया और हमने अमोनिया प्रोड्यूस किया और अब इसको हम लोग बहुत से कामों में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारे पास हमारा हेबर प्रोसेस। हमारा एसएलओ हमसे यही कह रहा था। अगर हम लोग अपने एसएलओ को देखें, वो मुझसे कहता है स्टेट द टिपिकल कंडीशन इन द हेबर प्रोसेस एज़ 450 डिग्री सेल्सियस, इतना हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, 200 एटीएम या 20,000 किलो पास्कल्स एंड एन आयरन कैटलिस्ट। ओके, और हमने साथ में ये भी देख लिया कि वो काम किस तरह से करता है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट एसएलओ है स्टेट द सिंबल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हेबर प्रोसेस हमने देख लिया, अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है? हेबर प्रोसेस था अमोनिया फॉर्म करने के लिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है टू फॉर्म H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हमें जो प्रोसेस करना है दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब यहाँ पर अगेन उन्होंने हमें एक सिंबल इक्वेशन दी है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी है जो कि हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ करते हैं। आप कहेंगे 1 मिनट, ये तो है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमें इसका क्या करना है? हमें फॉर्म करने हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म करें। अभी हम देखेंगे ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, लेकिन इसी को फॉर्म करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करने की रिएक्शन है, ये हमारे पास रिवर्सिबल नहीं है, जो हम अभी आगे देखेंगे वो कौन-सी है। लेकिन जो सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करने की रिएक्शन है दैट इज़ रिवर्सिबल, दैट इज़ 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि हम ईज़ी अब देखते हैं वो हम कहाँ से लेंगे, बट उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म करनी है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये वाली हमारे पास रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगेन हम लोग अपनी कंडीशंस लगाएँगे, देखेंगे कि कौन-सी कंडीशंस बेस्ट हैं सबसे ज़्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। बट इसके बाद हमें सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करना है, वो ईज़ी काम है, इसलिए उसके बारे में यहाँ से डिटेल में नहीं बताया गया, हम अभी आगे देखेंगे अगले एसएलओस में, लेकिन वो उसके लिए कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो सोर्सेज़ हैं और इसकी टिपिकल कंडीशंस क्या हैं। नेक्स्ट, स्टेट द सोर्सेज़ ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, बर्निंग सल्फर और रोस्टिंग सल्फर सल्फाइड ओर्स एंड ऑक्सीजन एयर इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहले हम लोगों ने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की तो देख ली थी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से लेंगे इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो हमें चाहिए इन दोनों को रिएक्शन के लिए। ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे? बहुत ही सिंपल, ही हम एयर से ले लेंगे। एयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, हमें कहीं और से ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग कहाँ से लेंगे? तो ये एयर में नहीं पाई जाती, ये एक पोल्यूटेंट है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी या नाइट्रोजन ऑक्साइड था। ये एयर में उस तरह तो नहीं पाया जाता, बहुत कम होता है, तो इसको हम एयर से तो नहीं निकाल सकते, हमें इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम लोग लेते हैं फ्रॉम बर्निंग सल्फर, राइट? बर्निंग बर्निंग सल्फर। सल्फर क्या है? सल्फर मेटल है, तो अगर हम लोग उसको जलाएँ, जो कि वैसे अच्छा आइडिया नहीं है, उससे पोल्यूशन फैलती है। सल्फर डाइऑक्साइड कोई अच्छी गैस नहीं है, लेकिन इस स्पेसिफिक काम के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम हवा में नहीं छोड़े। सल्फर लेंगे और उसको जलाएँगे, मीन्स उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई चीज़ रिएक्ट होती है, हम उसको कहते हैं कंबस्टन, या हम जब उसको जलाते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है, राइट? सो ये रिएक्शन करके प्रोड्यूस करती है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, ओके? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम लोग डायरेक्ट सल्फर को जलाने से प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर
हम लोग कहते हैं और रोस्टिंग सल्फर ओर सल्फाइड ओर्स। तो वैसे हम लोग प्योर सल्फर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर औकात हम लोग जब उसको ज़मीन से निकालते हैं तो वो सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मौजूद होता है, राइट? वो इस तरीके से प्योर सल्फर नहीं होता, तो कुछ ओर्स होती हैं, उसके साथ कोई आयरन वगैरह भी मिक्स होती है, उसको भी हम जलाएँ तो हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले सकते हैं। पहले हम उसको रोस्ट करें, मे बी उससे हम सल्फर अलग करना है, फिर उसको जलाते हैं। बट एनीवेज़ मेन आइडिया है सल्फर को हमने बर्न करना है। और ऑक्सीजन हम डायरेक्ट एयर से ले सकते हैं। एयर में 21% ऑक्सीजन है, काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है, उसकी हमें परेशानी नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास SLO। State the typical conditions for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide in the contact process as 450 degrees Celsius, 200 kilopascals पर, और ये यहाँ पर उनसे गलती है 200 जो आपके पास किलो पास्कल है दैट इज़ 2 एटीएम, राइट? तो इसके लिए हमें इतने ज़्यादा टेम्परेचर की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, हम 2 एटीएम से भी काम चला सकते हैं। एंड अ वेनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। ओके, तो इसके अंदर आप कंडीशंस क्या हैं? अगेन हम अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं और ले शैटलेस प्रिंसिपल लगा कर देखते हैं हमारी कौन सी कंडीशंस हमारे लिए सूटेबल है। सो हमारी रिएक्शन रही ये, अब आपको ले शैटलेस प्रिंसिपल बड़े अच्छे से आता है, अब आपको ये खुद भी आना चाहिए। तो हम लोगों ने लगाना है ले शैटलेस प्रिंसिपल। और हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज़ sulfur dioxide plus oxygen to form sulfur trioxide, and this is a reversible reaction। तो इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर हमें जो प्रोड्यूस करनी है, हम सबसे पहले लेंगे अपने पास टेम्परेचर हमें क्या रखना चाहिए? हमें इसको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द राइट, राइट? हम चाहते हैं कि ये राइट की तरफ शिफ्ट हो। अभी आपको बड़े अच्छे से आता है, इसलिए मैं जल्दी से करूँगा। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम लोग देखते हैं कि सल्फर, ये वाली जो रिएक्शन है दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके अंदर भी हमारे पास हीट रिलीज़ होती है। तो हमें राइट की तरफ शिफ्ट करना है, तो इस तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमें टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करे और हमारे पास राइट की तरफ शिफ्ट हो। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से ही हमारे पास राइट की तरफ शिफ्ट होगा, जो कि हमें चाहिए। तो हमारे पास टेम्परेचर एज़ लो एज़ पॉसिबल होना चाहिए। अगेन हमेशा वो आइडियल 450 डिग्री सेल्सियस क्योंकि फिर कैटलिस्ट काम नहीं करता। तो वैसे पिछली तरह की बारी पिछली बारी की तरह हमें भी अब टेम्परेचर कम से कम रखना है, लेकिन इतना कम भी नहीं रखना। तो 450 डिग्री सेल्सियस गुड है। फिर प्रेशर को हमें क्या करना है? तो अगर हम लोग देखें तो अगेन हमें इसको राइट की तरफ शिफ्ट करना है, लेकिन प्रेशर हमें इस तरह रखना है कि ये राइट की तरफ शिफ्ट हो। अब हम देखते हैं राइट की तरफ प्रेशर ज़्यादा है या लेफ्ट की तरफ प्रेशर ज़्यादा है? तो ऑफ कोर्स लेफ्ट की तरफ प्रेशर ज़्यादा है। लेफ्ट की तरफ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट की तरफ सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है, राइट? 1, यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमारे पास इस तरफ जो है राइट की तरफ प्रेशर कम है। सो हमें प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करते हुए उसको राइट की तरफ शिफ्ट कर दे। तो हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, तो अगेन ये इक्विलिब्रियम इसको शिफ्ट कर देगा टुवर्ड्स द राइट। ओके, सो हमें कम से कम टेम्परेचर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर चाहिए। अब हम देखते हैं कि इतना हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ 2 एटीएम तक चले जाएँ, तो ये हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा अच्छी परसेंटेज से प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमें 200 एटीएम तक जाने की ज़रूरत नहीं। 2 एटीएम हम बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो ये ऐसी एक खास रिएक्शन है जिसमें इतनी ज़्यादा भी प्रेशर की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा जाएँ तो और अच्छा है, लेकिन 2 एटीएम से भी हमारा गुज़ारा चल जाता है। तो वैसे पिछली में 2 एटीएम से कोई गुज़ारा नहीं चलता था, हमें 200 एटीएम तक जाना पड़ता था। इसमें 2 एटीएम से भी गुज़ारा चल जाता है। एंड 450 डिग्री सेल्सियस ही हम लोग रखेंगे अपना टेम्परेचर। और जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ वेनेडियम ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, राइट? वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम एक मेटल है, तो दिस इज़ V2O5 या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसको हमने इस कैटलिस्ट को हमने यूज़ करना है फॉर दिस स्पेसिफिक रिएक्शन इन तमाम कंडीशन से। कैटलिस्ट लगाकर, टेम्परेचर लगाकर और ये अपना प्रेशर लगाकर हम जो यील्ड ले सकते हैं या जो परसेंटेज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की, वो है हमारे पास अप्रॉक्सिमेटली 98%। सो हम लोग रिसाइकिल किए बगैर भी इतनी ज़्यादा परसेंटेज पा सकते हैं। हाँ, हम लोग असली में इसको रिसाइकिल करके मज़ीद भी इंक्रीज़ करेंगे बाद में। लेकिन पहले हमने देखा था अमोनिया में तो सिर्फ 10 टू 15% थी, इतनी ज़्यादा हाई प्रेशर पर। इसमें इतने कम प्रेशर पर 98% है। तो ये इस रिएक्शन का कमाल है। रिएक्शन ऐसे खास मैकेनिज्म से होती है, बट एनीवेज इसीलिए हमें इतने ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। हम इतने कम कंडीशंस लगाकर भी आसानी से इतनी ज़्यादा यील्ड इसकी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो इसके अंदर हमें इतनी ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक्चुअली में होता भी कैसे है। शुरू में उन्होंने इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछा, लेकिन अगर हम लोग देख लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, तो हमारे पास एक फर्नेंस होता है, या आप इसको कह सकते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर हम इसको जलाते हैं। बट एनीवेज़ हम लोग एक फर्नेंस लेते हैं। ओके, या एक ब्लास्ट फर्नेंस भी ले सकते हैं और इसके अंदर जाकर हम लोग अपनी दोनों गैसेज़ को एंटर करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ऊपर से ऐड करते हैं हमारे सल्फ़र को, राइट? हमारी जो आम सल्फ़र है,
हम लोग उसको ऐड करते हैं और नीचे से हम लोग ऐड करते हैं हमारी एयर को, आर्म एयर को। ये अंदर जाते हैं और इन अंदर हम इसको नीचे से जलाते हैं फर्नेस में। तो यहाँ से जब ये हमारे पास यहाँ से गैसेज़ निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस एयर या सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। एयर के अंदर जो बाकी गैसेज़ हैं, नाइट्रोजन वगैरह, वो भी इसके साथ-साथ ही चलते जाते हैं, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं करती ऐसी स्टेज पर, तो बस हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारे पास आगे चलेंगी और आगे जाकर इधर से जाकर ये कैटालिटिक चेंबर में जाएँगी, जहाँ पर हमने प्रोड्यूस करना है हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, राइट? तो ये आगे जाता है और जाकर हमारे पास एक आपके पास अगेन कैटालिटिक चेंबर में एंटर हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक कैटालिटिक चेंबर हो सकता है। इसके अंदर जाकर ये एंटर कर जाएगा और अब यहाँ पर ऑफ कोर्स हमारे पास वो कौन सा कैटलिस्ट होगा, हमारे पास होगा वेनेडियम ऑक्साइड, और कुछ इस तरीके से अरेंज होता है इन लेयर्स। तो इन लेयर्स, पहले इस लेयर, फिर ये लेयर, फिर ये लेयर में हमारे पास V2O5 का कैटलिस्ट अरेंज होता है, दिस इज़ द कैटालिटिक चेंबर। और इसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर से जैसे-जैसे ये रिएक्ट करती जाती हैं, तो ये जब तमाम गैसेज़ रिएक्ट कर जाती हैं, तो ये आगे बढ़ जाती हैं। बट एनीवेज़ जब ये निकलेंगी यहाँ से, तो यहाँ पर एंटर हुई थी ये वाली गैसेज़, जब ये निकलेंगी तो दिस विल बी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस विद अ वेरी हाई यील्ड, दिस इज़ 98% यील्ड। एक ही पास में, अभी हमने रिसाइकिल भी नहीं किया, ये 97% यील्ड के करीब-करीब। हम लोग इसको ले जाएँगे, हम लोग इसको आगे लेकर जाएँगे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को, और इधर से आगे लेकर जाकर अभी तक हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस की है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इधर हमने हमारे पास 450 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर रखा था, हमने तकरीबन 2 एटीएम अपना प्रेशर रखा था। उसके लिए यहाँ पर मेबी पीछे कोई आपके पास कंप्रेसर लगा हुआ होगा और हमने तकरीबन अपना कैटलिस्ट यूज़ किया था। उसके साथ-साथ पीछे हमारे पास जो चीज़ें हमने इधर यहीं शो की फ्लो चार्ट में, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा शो करने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर एक हमारे पास फ़िल्टर भी होता है, कोक फ़िल्टर। कोक फ़िल्टर यानी कि ये एक ऐसा फ़िल्टर होता है जो कि इस एयर के अंदर, वैसे तो बाकी तमाम गैसेज़ हैं, लेकिन अगर इस एयर के अंदर कोई सस्पेंडेड मैटर है, जैसे आपके पास होता है कोई कार्बन है या कोई वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उनको हम लोग पहले फ़िल्टर कर लेते हैं ताकि वो यहाँ पर मसला ना करें। नाइट्रोजन वगैरह और बाकी गैसेज़ तो फ़िल्टर नहीं होंगे, क्योंकि वो यहाँ पर वैसे ही मसला नहीं करती। एनीवेज़ सल्फर ट्राइऑक्साइड और प्लस आपके पास कुछ ऑफ़ कोर्स ये वाली गैस भी होगी जो कि अनरिएक्टेड रह गई है। इसको हम लोग आगे फिर से रिसाइकिल कर देंगे, ओके? सो इसके आम तौर पे हम ऐसे फ्लो चार्ट में रिसाइकिल शो नहीं करते, क्योंकि रिसाइकिल इतनी इंपॉर्टेंट में, रिसाइकिल ना भी करें तो काम चल जाएगा। लेकिन आम तौर पे हम इंडस्ट्रीज़ में रिसाइकिल करते हैं ताकि मज़ीद यील्ड को इम्प्रूव किया जा सके। यील्ड ये मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, दिस मीन्स प्रोडक्शन। तो आगे जाएँगे और आगे जाकर अभी हमने सिर्फ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस की है। कॉन्टेंट प्रोसेस का काम है H2SO4 प्रोड्यूस करना। अब H2SO4 हमने प्रोड्यूस करना है टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड लें, हम लोग उसको रिएक्ट कर दें विद वाटर, तो ये एक्चुअली में हमारे पास प्रोड्यूस करता है H2SO4। तो आप कहेंगे कि चलो लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास मौजूद है, हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया है। अब हम लोग इसको डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं विद वाटर और हम लोग ले लेंगे अपना सल्फ्यूरिक एसिड, हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में हम ये वाला स्टेप कभी भी नहीं करते। इससे हो तो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही वायलेंट है, यानी कि इससे बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी। इससे इतना अच्छा आपके पास प्योर सल्फ्यूरिक एसिड या तो प्रोड्यूस भी नहीं होता, हो भी जाए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत बड़ा धमाका होता है। तो ये हम लोग लैब में नहीं इस्तेमाल कर सकते, वरना बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी। इसके बजाय हम लोग एक और ट्रिक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सल्फ्यूरिक एसिड को लें, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को लेंगे, हम लोग इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे। हमने भी सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करना है, लेकिन हम इसको पहले सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, वो हम कहीं और से ले आएँगे। कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डाला जाएगा। ये हमने डाल दिया इसको कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, और जब हम लोग इसको कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, तो ये हमारे पास ये चीज़ प्रोड्यूस करता है H2S2O7। ये है हमारे पास ओलियम। ओके, इसका नाम ये आपको शायद काफ़ी अजीब सा लगे, दिस इज़ ओलियम, या हम इसको कहते हैं डिफ्यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज़ ये सिंपली ये है कि आपके पास H2SO4 है और ये आपके पास मिक्स हो गया है इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, राइट? ये चीज़ है और इसको हम लोग कहते हैं ओलियम। आप कहेंगे हमने ये क्यों परफॉर्म किया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी ज़ाया कर दिया, यही तो हमने प्रोड्यूस करना था। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम इस ओलियम को रिएक्ट करेंगे विद वाटर। ओके, तो एक किस्म सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर मौजूद है, वही वाटर से रिएक्ट हो रही है, लेकिन अब इसके साथ एक सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, तो काफ़ी कंट्रोल्ड रिएक्शन है। जब हम लोग ओलियम को रिएक्ट करते हैं विद वाटर, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दिस रिएक्शन इज़ वेरी सेफ, ओके? इससे कोई हमारे पास हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, कोई हीट तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन कोई इतनी वायलेंट या धमाकेदार एक्सप्लोजन नहीं कॉज़ करेगा। इससे हमने क्या किया है कि सल्फर हमने ट्राइऑक्साइड को लिया था और हम पहुँच गए हैं सल्फ्यूरिक एसिड पर, लेकिन इसको करने के लिए हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लगा, लेकिन हमने प्रोड्यूस किए हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ओवरऑल इस पूरे स्टेप से हमने 1 जो नेट यील्ड है, दैट इज़ 1 मॉलिक्यूल, या अगर मोल्स में है तो 1 मोल, तो 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल ही लिखता हूँ, 1 मॉलिक्यूल हमने प्रोड्यूस कर दिया है। इस पूरे स्टेप को प्रोड्यूस करके अगर हमारे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल था सब चीज़ों का, तो हमने यूज़ किया सल्फ्यूरिक एसिड। हम एक बार सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा-सा अपने पास रख लेंगे, उसको हम बार-बार यूज़ करेंगे इस रिएक्शन के लिए, लेकिन हम एक यूज़ करेंगे तो हमारे पास 2 प्रोड्यूस हो जाएँगे। तो हमारा कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड ज़ाया नहीं होगा, बल्कि प्रोड्यूस ही होगा।
तो इस तरीके से ये हम लोगों ने रिएक्शन करनी है। अब हम लोग यही रिएक्शन करेंगे। अगर हम डायरेक्ट पानी के साथ रिएक्ट करते सल्फ्यूरिक एसिड तो बन जाना था, लेकिन दैट इज़ वेरी डेंजरस। हम ये बीच में सल्फ्यूरिक एसिड एक ले आते हैं तो उसका कोई मसला नहीं, वो वापस हमें 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स दे देता है। सो इसको हम लोग आगे लेके जाते हैं और इधर अब आगे जाकर यहाँ पर आपके पास ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर फेंका जाएगा इन गैसेस के ऊपर। ओके, सो इन गैसेस के ऊपर आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड फेंका जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करूँ जो आपके पास सेटअप है। ऊपर से आप समझ सकते हैं एक पाइप आ रहा है जिसके अंदर से आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इनके ऊपर वो सल्फ्यूरिक एसिड आप कह सकते हैं फेंका जाएगा। इधर से ये गैसेस आ रही थी, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो तो रिएक्ट कर जाएगी विद दिस। ओके, और वो तो यहाँ पर फॉर्म कर देगी ऑलियम, वो तो यहाँ पर आपके पास फॉर्म कर देगी ऑलियम। ऑलियम तो आपके पास नीचे चला जाएगा और लेकिन इसके अलावा जो बाकी अनरिएक्टेड गैसेस हैं और ऑलियम तो वैसे आपके पास एक लिक्विड है तो ऑलियम तो आराम से नीचे आपके पास गिर जाएगा। ऑलियम को हम लोग डिफ्यूजिंग, मैंने पहले बोला था इसको डिफ्यूजिंग नहीं, हम लोग इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ओके, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, एनीवेज ये तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन बाकी जो अनरिएक्टेड गैसेस थी, क्योंकि इसके साथ साथ आपके पास इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ सल्फर और ऑक्सीजन मौजूद थी, हालांकि वो बहुत कम है, सिर्फ 2% मौजूद है। हम लोग क्या करेंगे कि आगे वो तो अनरिएक्टेड ही रह जाएंगी, वो आगे चली जाएंगी और आगे या तो हम लोग उनको रिलीज़ कर देंगे एयर में, लेकिन उससे भी बेहतर है कि हम उसको रिसाइकिल कर दें। ओके, तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उसको रिसाइकिल करें, रिसाइकिल ना भी करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि पहले ही हमारे पास इतनी ज़्यादा यील्ड है, लेकिन आमतौर पर इसको वापस रिसाइकिल कर दिया जाता है ताकि यील्ड तकरीबन 99% हो जाए, 99.9% हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकें। बट एनीवेज ये ऑलियम नीचे गिरेगा एंड देन नीचे जाकर ये ऑफ कोर्स एक और आपके पास चेंबर में आएगा, और इधर चेंबर में आपके पास यहाँ पर से पानी डाला जाएगा, और यहाँ पर से जैसे ये पानी डाला जाता है, इधर हम लोग वाटर को फीड इन करेंगे, ये ऑलियम इधर वाटर से जाकर रिएक्ट करेगा एंड देन बाहर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिल जाएगा। यहाँ पर जब हमने एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ डाला तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से मिल गए, तो हमें एक मॉलिक्यूल का फ़ायदा हो गया है। तो इस तरीके से मे भी यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स निकले, एक मॉलिक्यूल हम वापस यहाँ ले जाएंगे ताकि यहाँ पर डलता रहे, और यहाँ से एक मॉलिक्यूल हम लोग बेच देंगे इंडस्ट्री से। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं इन इंडस्ट्रीज। ओके, next SLO. Next SLO, describe amphoteric oxides as oxides that react with acids and bases to produce a salt and water. अब हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट आर ऑक्साइड्स? ऑक्साइड कोई भी ऐसे आपके पास सब्सटेंस है जिसके अंदर आपके पास एक ऑक्सीजन मौजूद है, तो उसके अंदर एटलीस्ट 1 ऑक्सीजन मौजूद है कंबाइंड विद अनदर एलिमेंट। तो एक ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड है, उसको हम लोग एक सिंपली ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, for example sulfur dioxide, for example nitrogen dioxide, for example nitrogen oxide, for example sulfur oxide, सल्फर ऑक्साइड नहीं लिखते बिकॉज इट इज़ रेयर, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह के जितने भी आपके पास सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर आपके पास ऑक्साइड्स या ऑक्सीजन मौजूद है, उनको हम लोग ऑक्साइड्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं? अब ऑक्साइड्स आपके पास या तो एसिडिक हो सकते हैं, ओके, ऑक्साइड्स एसिडिक हो सकते हैं या फिर वो बेसिक हो सकते हैं। इन दोनों का क्या मतलब है? अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करें एसिडिक ऑक्साइड्स की, तो एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि आपके पास एक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, ओके। तो ये आपके पास आपको एसिडिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, बेस के साथ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे। आपके पास रिएक्शन है ना, एसिड प्लस बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो कुछ एसिड्स आपके पास होते हैं जो जिनको अगर आप बेस के साथ डालेंगे तो वो आपके पास एक रिएक्शन कर देंगे सॉल्ट एंड वाटर की। लेकिन इसके अलावा कुछ और एसिड्स ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, जो कि अगर आप उनको एसिड के साथ डालेंगे तो फिर वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर देंगे, ओके। तो एसिड आपके पास एक ऑक्साइड हो सकता है, बेस आपके पास एक ऑक्साइड हो सकता है, लेकिन एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बेस भी होते हैं और एसिड्स भी होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर बोथ एसिडिक एंड बेसिक। इसका क्या मतलब हुआ? तो जब आप इनको डालेंगे एसिड के साथ तो ये बन जाएंगे बेसिक, जब आप इनको डालेंगे बेस के साथ तो ये बन जाएंगे एसिडिक। हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत ही पॉपुलर। अगर हम लोग एम्फोटाइक ऑक्साइड लें, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमारे पास फॉर्मूला है Al2O3। अगर हम लोग इसको लें तो क्या ये आपके पास एक एसिडिक ऑक्साइड है? लेट अस सी, हम अगर इसको बेस के साथ रिएक्ट करें क्या एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी? कोई भी बेस ले लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल चलिए पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये बेसिक ऑक्साइड है कि नहीं। पहले हम लोग एसिड से शुरू करते हैं, तो पहले हम लोग देख रहे हैं क्या अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करें तो कोई काम होगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इसको रिएक्ट करते हैं मे बी विद आई डोंट नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बैलेंस करने के लिए आमतौर पर 6 डालना पड़ता है। बैलेंस करेंगे तो हमारे पास इसकी सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगी। हम देखते हैं कि वाकई में हमारे पास इसकी सॉल्ट प्रोड्यूस होती है, दिस वन, प्लस हमारे पास वाटर भी प्रोड्यूस होता है। सो दिस मीन्स कि यस
Al2O3 इज़ आपके पास बेसिक, राइट? बेसिक तो हो गई क्योंकि इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया और आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, दिस मीन्स दिस इज़ अ बेस। अगर हम अब इसको डालते हैं विद एन एसिड, हम इसको डालते हैं अब विद अ बेस। अब अगर तो एक बेस है, उस वो बेस के साथ डलें तो आमतौर पर कोई रिएक्शन नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। हम लोग इसको डालते हैं विद अ बेस, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो आमतौर पर कॉमन बेस है। अगर हम लोग इसके साथ इसको डाल दें, नाउ दिस इज़ अ बेस। हम देखते हैं यहाँ पर भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं। आमतौर पे जब हमने इस तरह से इनको रिएक्ट करना है, हम साथ में वाटर भी लिखते हैं एंड देन हमारे पास प्रोड्यूस होता है यहाँ पर 2Na, ये होता है हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, सो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2NaAlOH4। ओके, इसको याद रखना इतना मुश्किल नहीं। दिस इज़ एल्यूमिनेट एंड दिस इज़ सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, सोडियम एल्यूमिनेट। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका सवाल हो सकता है कि क्या ये वाक़ई में एक न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन है, क्योंकि एसिड प्लस बेस ने डायरेक्टली सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस नहीं की, बल्कि एसिड बेस के साथ ये जो वाटर है ये एक्चुअली में जो इसका मीडियम है, क्योंकि ये एक्वस होंगे ऑफ कोर्स, तो ये जो इसका मीडियम है वहीं से ये आपके पास रिएक्शन हो रही है। लेकिन एनीवेज़ इधर थोड़ा-सा आपके पास दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये अभी भी एक न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन है, ये अभी भी एक सॉल्ट ही है, लेकिन उस तरह से डायरेक्टली आपके पास एसिड प्लस बेस और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस नहीं हुआ। इस ये एक किस्म की यही चीज़ है, बस एक दूसरे तरीके से लिखी हुई है। इसको आप एक्चुअली में इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे इसको इसी तरह लिखा जाता है क्योंकि ये एक अब जो ऑक्साइड्स हैं वो एक्चुअली में बिल्कुल प्योर एसिड्स भी नहीं है। अब ये यहाँ पर एसिडिक रोल तो अदा कर रहा है, क्योंकि इसने एक बेस के साथ रिएक्शन की और उसके साथ आपके पास सॉल्ट प्रोड्यूस की। ऑफ कोर्स वाटर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि वाटर एज़ अ मीडियम यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इसने रिएक्शन तो कर ली ना, तो इस वजह से हम इसको एसिडिक कहते ज़रूर हैं। हाँ, उस तरह का ये प्योर एसिड नहीं है कि आपके पास एक बिल्कुल सिंपल से सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करें, लेकिन एनीवेज़ हम इसको सॉल्ट ज़रूर कहते हैं। दिस इज़ सोडियम एल्यूमिनेट। तो हल्का-फुल्का ये एसिड की तरह भी काम करता है। हालाँकि जब तो आमतौर पे ये बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, तो इधर जब ये रिएक्ट करते हैं, तो कोई इस तरह का डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन्स को डोनेट करने वाली कोई चीज़ नहीं बचती। ओके? तो ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन आयन्स डोनेट होते थे, तो वाटर तो प्रोड्यूस हो जाता था, लेकिन बेस के साथ अक्सर ये मसला करता है। बट एनीवे दिस इज़ ऑल्सो अ सॉल्ट एल्यूमिनेट एंड दिस इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन। ठीक है? कम से कम ये न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन ज़रूर है। उसने बेस और एसिड का असर ज़रूर ख़त्म किया और एक सॉल्ट उसने ज़रूर प्रोड्यूस की है। सो येस, Al2O3 जब उसको हमने एसिड के साथ डाला तो वो बेस बन गया, जब हमने उसको बेस के साथ डाला तो वो एसिड बन गया। तो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी ये बोथ एसिड भी है और आपके पास बेस भी है। ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक और एग्ज़ाम्पल है आपके पास ज़िंक ऑक्साइड, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। डालते हैं इसको विद एन एसिड, सो ज़िंक ऑक्साइड प्लस HCl अगर हम लोग डाल दें, तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारी सॉल्ट प्रोड्यूस कर देगा ZnCl2 प्लस आपके पास आपका वाटर प्रोड्यूस कर देगा। राइट, और इसको हम अगर बैलेंस करें तो आई थिंक यहाँ पर अगर हम लोग एक 2 डाल दें, तो यस, ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। ओके, तो अगेन दिस इज़ अब यहाँ पर हमने जब इसको एक एसिड के साथ डाला, सो ये बन गया एक बेस। दिस मीन्स दैट ये ज़िंक ऑक्साइड इज़ अ बेस। हम लोग डालते हैं इसको अब विद अ बेस, तो Zn ऑक्साइड को हम लोग डालेंगे विद अ बेस, सो सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सो अगर हम लोग इसको बैलेंस करके लिखें विद सोडियम हाइड्रॉक्साइड, तो हम लोग यहाँ पर डालते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस ऑफ कोर्स ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ अक्सर ये मसला होता है, आपको इसके साथ वाटर भी लिखना पड़ता है। फिर ये अगेन बहुत एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है, जैसे सोडियम जिंकेट, पहले सोडियम एल्यूमिनेट था, सोडियम जिंकेट। अब आप समझ सकते हैं जो 8 है ये तब आता है जब आपके साथ ये जो आपका सब्सटेंस है ये OH4 के साथ जुड़ जाता है, या हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ जाता है। सो अगेन दिस विल बी सोडियम जिंकेट। ओके, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा, इधर 2Na के बजाय आपके पास Na2 है, बट दिस डिपेंड्स। ओके, बट दिस इज सोडियम जिंकेट एंड दिस इज अगेन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमने डाली थी एक बेस, तो ये नाउ एक्ट कर रहा है एक एसिड की तरह। पहले ये एक्ट कर रहा था एक बेस की तरह। सो जिंक ऑक्साइड इज बोथ एन एसिड एंड अ बेस, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये दोनों आमतौर पर कॉमन एग्जाम्पल है जो आपको आने चाहिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। बट एनीवेज ये है आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसकी उन्होंने डेफिनेशन भी लिखी है। डिस्क्राइब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एज ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस, दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। तो नॉर्मली वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, हमने देखा है ऑक्साइड आमतौर पर जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, और अक्सर वाटर उनका इस साइड पर होता है। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअली में इसके उसके अंदर जाएंगे मैकेनिज्म्स के अंदर, तो ये वाटर कोई इस तरह से डायरेक्ट रिएक्टेंट भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ मीडियम। बट एनीवेज जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज स्टिल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स हैं, सिंपली पुट, कि जो
एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट, और चाहे तो आप आगे वाटर भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एसएल। So next SLO है classify oxides as acidic including sulfur dioxide and carbon dioxide, basic including copper oxide and calcium oxide, और amphoteric limited to aluminium oxide and zinc oxide related to metallic and non-metallic character। हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट एसिडिक, प्योर एसिडिक ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स हमारे पास जो होते हैं दिस विल ओनली रिएक्ट विद बेसिस, एसिड की तरह ही काम करेंगे बट बेसिस की तरह काम नहीं करेंगे, दिस विल नॉट बी एम्फोटेरिक। तो ये जो हैं दिस विल, ये जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, दीज आर मोस्टली या तकरीबन हर बार ही ये आपके पास नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। ओके, दीज आर ऑक्साइड्स दैट आर कंबाइंड विद नॉन मेटल्स, सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो आमतौर पे एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं कुछ, लेकिन जो जितने एसिडिक हैं वो तमाम नॉन मेटल ही होते हैं। जो यहाँ पर ऐसे एसिडों में एग्जांपल्स हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो सल्फर इज अ नॉन मेटल। अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, दिस इज एन एसिड। अब मैंने बताया है कि दीज आर नॉट, अब ये उस तरह के बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट एसिड्स नहीं हैं, तो ये उस तरह का बिल्कुल आप कह सकते हैं कि प्योर एसिड्स नहीं है, बस ये एक ऑक्साइड है, इनके अंदर थोड़ा सा एसिडिक बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका अगर आपने एक प्योर एसिड बनाना है तो आपको एक्चुअली इसको वाटर में मिक्स करना पड़ेगा। जब आप इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो आप इसका प्योर एसिड बना सकते हैं, दैट इज H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ प्योर, इज अ स्ट्रिक्ट, मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग एसिड, के एक एसिड कहलाने के काबिल है। दिस इज जस्ट एन एसिडिक ऑक्साइड। ओके, ये एसिड की तरह काम जरूर करता है हल्का फुल्का, लेकिन उतना प्योर एसिड भी नहीं है। तो जो एक बिल्कुल ठीक एसिड है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जो जिसे भी आप एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे वो अपना एसिड बना देगा। इसी तरीके से अगर आपके पास, पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप ये जो एसिडिक ऑक्साइड है ये बेसिस के साथ किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर मैं इसको रिएक्ट करूँ विद, फॉर एग्जांपल अब मैंने देखा है कि एसिडिक है, मैं इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करता हूँ तो देखते हैं कि क्या प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट कर सकता हूँ विद अ बेस, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अगर मैं इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखूँ तो ये मेरे पास प्रोड्यूस करता है इन मोस्ट केसेस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करा है, बट अगेन ये कोई इतनी, आप कहेंगे कि कोई इतनी अच्छी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो सही, लेकिन ये बस एक एसिडिक ऑक्साइड है, एक उस तरह का अच्छा सा एसिड नहीं है, बट स्टिल हम इसको एसिड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज एन एसिडिक ऑक्साइड। इसका अच्छा एसिड डालने के लिए आप इसको पानी में डिजॉल्व कर सकते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड की कई सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन ये है, दीज आर ऑक्साइड्स दैट व्हेन डिजॉल्व्ड इनटू वाटर फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स। या फिर आप इसकी ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, दे रिएक्ट विद बेसिस एंड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और दे डू अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद बेसिस। बट एनीवेज ये हो गया आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड। यही सेम काम आपके साथ करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लोग पानी में डिजॉल्व कर दें तो फिर आपके पास एक, आप कहेंगे एक ट्रू टाइप आप कह सकते हैं आपके पास एज में आता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3। ओके, दिस इज ऑल बी इन एक्वस फॉर्म। दिस इज कार्बोनिक एसिड, इज सल्फ्यूरिक, दिस इज कार्बोनिक एसिड। कोई एक किस्म का ट्रू एसिड जरूर है। ट्रू एसिड से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आमतौर पे एसिड्स के अंदर ये हाइड्रोजन लाजमी मौजूद होता है। एसिड्स की जैसे हमने 9 में डेफिनेशन पढ़ी होगी, एसिड्स वो आपके पास अक्सर सब्सटेंसेस कहे जाते हैं जो पानी में डिजॉल्व होकर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्दो इन ये भी एसिड्स लाजमी हैं, इसलिए वो आर्हीनियस डेफिनेशन हमने नहीं ली थी, हम फिर गे लुज़ेक डेफिनेशन या लुज़ेक गे डेफिनेशन पर शिफ्ट हो गए थे। नहीं, गे लुज़ेक तो लॉ था, वो थी वो आपके पास गे लुज़ेक नहीं, वो दूसरी डेफिनेशन थी आर्हीनियस के बाद जो थी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थी, वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी डेफिनेशन के मुताबिक। बट एनीवेज जो आर्हीनियस डेफिनेशन थी बहुत ही सिंपल, कि वो आपके पास हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इनके अंदर आपके पास हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं, इसलिए मैं इनको कह सकता हूँ आर्हीनियस एसिड्स या बेसिस। बट ये जो आपके पास एसिड्स हैं इनके अंदर आपके पास कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये उस तरह का एक ट्रू आर्हीनियस एसिड या आर्हीनियस बेसिस नहीं। बट एनीवेज दिस आर स्टिल एसिड्स एंड बेसिस। तो दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स, दिस इज बोथ आर एसिड्स। ओके, इसके बाद हमारे पास यही इस असल में सिर्फ इन्हीं दो के एग्जांपल्स थी, बट आमतौर पे जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं उनमें से कुछ तो न्यूट्रल होंगे, लेकिन जितने एसिडिक हैं वो तमाम का तमाम नॉन मेटल ही होते हैं। इसके बाद हमारे पास बेसिक, और बिल्कुल ये इसका उलट है, दीज विल बी मेटल ऑक्साइड्स। अब इसके दरमियान एक्चुअली में एक रीज़न है कि क्यों नॉन एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल के होते हैं, और ये हमारे पास जो है मेटल के होते हैं। अगर आपको पता हो तो हमने देखा था सॉल्ट्स, हमने जब सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था, ये पिछले चैप्टर में जब हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, कि सॉल्ट्स के अंदर जो पॉजिटिव आयन था वो आपके पास आता है बेस से, और जो नेगेटिव आयन था वो आता है एसिड से। अब मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिकली एन आयंस। ओके, यानी उनके अंदर से अगर हम लोग मेटल वाला पार्ट लें तो दैट इज एन एन आयन, नहीं सॉरी कैट आयन, सॉरी कैट आयन।
तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो आयन होता है वो हमेशा मेटल होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा 9th में। जो नेगेटिवली चार्ज मेटल होता है एनाइन, वो हमेशा नॉन मेटल होता है, क्योंकि एनाइन सॉल्ट्स के एसिड्स देते हैं तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, और जो बेसिस हैं चूँकि वो कैटायंस देते हैं आपके सॉल्ट में, तो वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, क्योंकि मेटल आयन्स जितने भी हैं वो कैटायंस हैं, जितने भी नॉन मेटल आयन्स हैं दोज़ आर एनाइन्स। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेटल आयन जो है वो नेचुरली अब उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो, या एक नॉन मेटल आयन जो है उसके ऊपर नेचुरली एक पॉजिटिव चार्ज हो। ओके, सो बेसिक ऑक्साइड्स की जो डेफिनेशंस गिवन हैं, दीज आर कॉपर ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अगेन कॉपर एंड कैल्शियम बोथ आर मेटल्स। कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड अगेन अब ये एक बेसिक ऑक्साइड है, उस तरह का स्ट्रिक्ट बेस भी नहीं है। अगर आप लोग इसको फॉर एग्जांपल पानी में डिज़ॉल्व करें अगेन, तो ये आपके पास एक, आप कहेंगे कि एक ट्रू आर्हीनियस बेस बनाएगा। ओके, सो बेसिस एसिड्स, जो आर्हीनियस एसिड्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन ज़रूरी था, आर्हीनियस बेसिस के अंदर OH या हाइड्रोक्साइड ज़रूरी है। तो ये जो आपके पास एक ट्रू आप कह सकते हैं आर्हीनियस बेस बनाएगा, दैट विल बी CuOH2 या कॉपर ऑक्साइड। ओके, सो ये तो आपके पास पानी में डिज़ॉल्व होकर बना देगा, बेसिक ऑक्साइड है इसलिए बेस बनाता है। लेकिन अगेन दिस कैन आल्सो रिएक्ट विद एन एसिड, और ये आपके पास सॉल्ट और वाटर भी प्रोड्यूस कर सकता है किसी हद तक। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ, ये आपके पास प्रोड्यूस करेगा अपनी सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगेन इट इज़ एक्टिंग लाइक अ बेस। एक आर्हीनियस बेस तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्साइड नहीं है, बट दिस इज स्टिल अ बेस, सो दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। देन इसके बाद है आपके पास दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज वाटर। देन इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी एग्जांपल है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अगेन अगर आप इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, दिस प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज एन आर्हीनियस बेस। लेकिन इसके अलावा कैन आल्सो रिएक्ट विद आपके पास एसिड्स। तो मैं अगर इसको अगेन रिएक्ट करूँ विद एन एसिड, ये आपके पास प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, सो एनीवेज दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स। ये बेसिक ऑक्साइड्स एसिडिक नहीं होंगी, यानी ये बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, और जो आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये आपके पास बेसिक नहीं होंगी। ओके, सो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। बट फाइनली हम लोग आते हैं टुवर्ड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक भी होंगी और एसिडिक भी होंगी, और इनके हमने एग्जांपल्स ऑलरेडी देख रखी हैं एल्यूमिनियम और जिंक में, उनको रिपीट नहीं करूँगा, हमने ऑलरेडी पिछले लेसन में देखा है। बट अगेन जो आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये आपके पास बेसिक होते ये आपके पास मेटेलिक होती हैं, यहाँ पे नॉन मेटेलिक यानी मेटल्स होते हैं इनके अंदर, यहाँ पे नॉन मेटल्स। तो एम्फो इसका स्पेलिंग है आपके पास एम्फोटेरिक, एम्फोरेटिक लिख दिया मैंने, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दीज आर आल्सो मेटल्स। ओके, दीज आर, हम इनको कहेंगे इनके ये जो आपके पास ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इनका आपके पास एक इंटरमीडिएट मेटेलिक कैरेक्टर होता है। ओके, मॉडरेट मेटल्स आप इनको कह सकते हैं, मॉडरेट मेटल्स। ओके, सो ये आपके पास जो है नॉन मेटल्स नहीं होते एम्फोटेरिक, दीज आर आल्सो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम इज अ मेटल, जिंक इज अ मेटल, बट स्टिल ये एक मॉडरेट उस तरह के सुपर रिएक्टिव मेटल्स नहीं हैं, इस वजह से ये एम्फोटेरिक आपके पास बन जाते हैं। बट एनीवेज सो दिस वाज आवर एसएलओ। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एसएलओ की तरफ। नेक्स्ट एसएलओ है आइडेंटिफाई द जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स लिमिटेड टू देयर रिएक्शंस विद डिल्यूट एसिड्स, कोल्ड वाटर, स्टीम एंड ऑक्सीजन। हमने मेटल्स के रिएक्शंस देखने हैं विद सबसे पहले हमारे पास डिल्यूट एसिड। यहाँ आपके पास जो कॉन्सनट्रेटेड एसिड हैं उनके साथ भी सेम ही रिएक्शंस होते हैं, बट वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होते हैं, तो डिल्यूट एसिड हम आमतौर पे लेते हैं। बट एनीवेज अगर हम लोग मेटल को लें और उसको हम लोग एक डिल्यूट एसिड यानी कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड एसिड ना हो के अंदर डाल दें, दैट विल प्रोड्यूस, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट विल प्रोड्यूस अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके ऊपर मैंने आपको एक कंडीशन भी बताई थी कि वो मेटल जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास तब पॉसिबल होगा जब वो मेटल जो है दैट शुड बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगर वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो मेटल कम रिएक्टिव है, जैसे हमने कॉपर की एग्जांपल देखी थी, तो उस केस में ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये मैंने आपको पिछले जो चैप्टर था सॉल्ट उसके मैंने आपको थिंक टैंक में बताई थी ये वाली बात। तो पिछले तमाम जितने चैप्टर्स हैं उनके अपने एक्सरसाइज की फुल वीडियोज़ और एसएलओ की फुल वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हो। बट एनीवेज तो इधर ये आपके पास जब मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, सिर्फ और सिर्फ तभी ये रिएक्शन होगी, क्योंकि एसिड के अंदर आपके पास जो हाइड्रोजन है बेसिकली आपने उसको रिप्लेस करना है, उसको आपने बाहर निकालना है और उसकी जगह पर आपने अपने मेटल को घुसाना है। तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मेटल आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, या रिएक्टिविटी सीरीज में वो आपके पास हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद होगा, सो हाइड्रोजन से वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, सो दिस इज डिल्यूट एसिड के साथ उसकी ये रिएक्शन है,
विद कोल्ड वाटर, ओके, विद कोल्ड वाटर। तो अगेन उन्होंने कोल्ड लिखा है, वो कोल्ड से ये कहना चाहते हैं कि ये H2 हो तो होगा लेकिन एक वाटर की फॉर्म में थोड़ा ठंडा होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत गर्म, जैसे स्टीम है उसकी हम अलग रिएक्शन देखेंगे, उस केस में रिएक्शन थोड़ी और होती है। बट अगर हम लोग कोल्ड वाटर लें, H2O ही होगा दोनों सूरतों में, हॉट और कोल्ड में भी, लेकिन ये एक वाटर होना चाहिए थोड़ा ठंडी ठंडी साइड पर होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में जो मेटल है जब वो रिएक्ट करता है विद वाटर, है तो H2O ही दोनों केस में, लेकिन जब मेटल रिएक्ट करता है विद वाटर जो कि कोल्ड है या लिक्विड फॉर्म में है, तो ऐसे केस में वो एक आपके पास मेटल हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस बनाता है। ओके, सो दिस विल बी अ मेटल हाइड्रोक्साइड। मुझे इनकी एग्जांपल्स भी देनी चाहिए, मैं भी देता हूँ। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, सो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सो आपके पास फॉर एग्जांपल डिल्यूट एसिड्स में बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जिंक की। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको किसी ऐसे के साथ रिएक्ट करता हूँ, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है HCl के साथ रिएक्ट करते हैं बहुत ही सिंपली। तो ये बनाएगा आपको ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक 2 प्लस ये तो हो गई डिल्यूट एसिड के साथ। कोल्ड वाटर के साथ फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेटल है, मे बी हम लोग ले सकते हैं हमारे पास सोडियम, राइट। सोडियम को अगर मैं लेता हूँ, इसको मैं रिएक्ट करता हूँ विद वाटर, बट ये कोल्ड वाटर होना चाहिए, स्टीम नहीं, बहुत गर्म पानी नहीं होना चाहिए। तो ये उस सूरत में आपके पास इसका हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH ही होता है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है बुनियादी तौर पर, प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, और इसको अगर आप लोग बैलेंस करना चाहें तो आप लोग एक 2 लगा सकते हैं। सो ये है आपके पास, जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, आपके पास कोई भी मेटल, तो आपके पास एक मेटल हाइड्रोक्साइड उसका फॉर्म कर देगा। जब वो रिएक्शन करेगा विद नेक्स्ट दैट इज स्टीम, यानी स्टीम भी अगेन H2O ही है, दिस इज स्टिल H2O। स्टीम भाप है, दिस इज स्टिल H2O, बट दिस इज नाउ स्टीम, ये काफ़ी गर्म है। तो जब कोई भी मेटल आपके पास रिएक्ट करेगा विद स्टीम, फॉर एग्जांपल आपके पास है आयरन प्लस व्हेन दिस रिएक्ट्स विद स्टीम, और तमाम ऐसा नहीं तमाम मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं तमाम मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, कुछ स्पेसिफिक ही रिएक्ट करते हैं। तो जब ये रिएक्ट करेगा विद वाटर, दिस विल प्रोड्यूस इट्स ऑक्साइड। तो मैं पहले बता तो दूं कि मेटल और स्टीम के साथ क्या रिएक्शन होगी। तो मेटल प्लस स्टीम प्रोड्यूसेस अ मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो पहले हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड था, उसके बाद अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, बहुत सिंपली। तो अब इसकी हम ऑक्साइड बनाते हैं। सो ये होगा Fe2, क्योंकि O के साथ एक -2 होता है, आई थिंक O3 होता है। यस, दिस इज O इन मोस्ट केसेस, दिस इज O3। इस केस में आई थिंक जितना मेरा ख्याल है इस रिएक्शन को देखें तो ये दूसरा वाला आपके पास एक उसकी ऑक्साइड बन रही है, दिस इज Fe3O4। आई थिंक एक ये वाली ऑक्साइड है आपके पास, क्योंकि ये चूँकि ट्रांजिशन आपके पास एलिमेंट है तो ये चेंज करता रहता है अपनी चीज़ें। बट एनीवे दिस इज आई थिंक Fe3O4 प्लस ये आपके पास प्रोड्यूस कर देगा आपकी हाइड्रोजन गैस। इसको अगर आप बैलेंस करें, सो आई थिंक यस दिस इज बैलेंस। तो ये हो गया आपके पास आपका मेटल प्लस स्टीम विल प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये दोनों सूरतों में आपके पास H2O ही था, लेकिन एक सूरत में वो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, एक सूरत में आपके पास ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। फाइनली है आपके पास विद ऑक्सीजन। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में तो कोई परेशानी नहीं होती। मेटल प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म, जैसे देख के लगता है, मेटल ऑक्साइड। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मैग्नीशियम, और इसको आप लोग इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। बट एनीवेज इस तरीके से ये हैं आपकी मेटल की रिएक्शंस विद डिल्यूट एसिड्स, कोल्ड वाटर, स्टीम एंड ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट असल में आपके पास अरेंज मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी गिवन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है रिएक्टिविटी सीरीज़ की मेटल्स के बारे में। अब मैंने आपको बताया तमाम मेटल्स सेम आपके पास रिएक्टिव नहीं है। ओके, अगर हम लोग कुछ कॉमन मेटल्स की बात करें जो कि हम आमतौर पर पढ़ते हैं, उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में अरेंज करते हैं। इस क्लास तक हमें जितनी रिएक्शन पढ़नी है, तो उसके अंदर कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स बहुत कम। उसका रीज़न भी है। तो सबसे पहले आपके पास जो अल्कली मेटल्स हैं, ये तो बहुत सुपर रिएक्टिव होते हैं, राइट। ये आपको पता होगा, ये आपने 9th में पढ़ा था, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और जितना ये ज़्यादा नीचे जाएँगे आपके ग्रुप में, उतने ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन और दूर हो जाता है न्यूक्लियस से, तो उसको लूज़ करना बहुत आसान है। मेटल्स मैंने आपको बताया था, जितने ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, जितना ज़्यादा आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। तो अल्कली तो बहुत सुपर रिएक्टिव है। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड नंबर पर आते हैं, राइट। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो दूसरा आपके पास ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल तो आपने 9th में पढ़ा था, मैं नहीं दोबारा पढ़ाऊँगा।
अल्कालाइन अर्थ मेटल्स जो हैं इनके पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में। अगेन दीज़ आर आफ्टर अल्कली मेटल्स, ये काफ़ी रिएक्टिव हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ और मेटल्स को ले लें उस साइड पे, दूसरी साइड पे, तो पीरियोडिक टेबल के ट्रांजिशन मेटल्स के बाद जो है नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ और मेटल्स को ले लें जो कॉमन है, यानी सारे मेटल्स तो हम नहीं गिनेंगे, लेकिन जो कुछ कॉमन मेटल्स हैं उनके अंदर फिर आपके पास मज़ीद कुछ रिएक्टिव होते हैं। फिर कुछ होते हैं जो हम उनको रिएक्शंस में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत लेस रिएक्टिव हैं। तो हमने जो भी ऊपर रिएक्शंस देखी मेटल्स की, उनके हिसाब से हम लोग तय करेंगे इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर वो एक्टिविटी सीरीज़ लिख देता हूँ। वैसे आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। जितना एसएलओ बता रहा है वो तो बस ये कह रहा है कि आपको वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे हम अभी इसी एक्सरसाइज के थिंक टैंक में क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बुनियाद पर हमें उन्हें अरेंज करना होगा। वैसे अगर आप याद कर लें तो और ज़्यादा अच्छा है, बट ये आपकी मर्ज़ी है। बट सबसे पहले हमारे पास है पोटाशियम, राइट? पोटाशियम क्यों है हमारे पास सबसे पहले? क्योंकि वो एक अल्कली मेटल है और अल्कली में भी नीचे है, यानी ग्रुप के अंदर जितना नीचे आपके पास मेटल होगा उतना वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हाँ, जो इसके अंदर मज़ीद नीचे हैं पोटाशियम के बाद रुबिडियम वगैरह भी आते हैं, उनको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो आमतौर पे हमारे सिलेबस से एक्सक्लूडेड होते हैं। पोटाशियम जो हमारी आम रिएक्टिविटी चीज़ है उसके अंदर पोटाशियम सबसे ऊपर आता है। उसके बाद है हमारे पास, यानी इसके बाद हम एक साइन डालते हैं ग्रेटर देन का, और फिर है हमारे पास सोडियम, यानी पोटाशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। वो ज़्यादा रिएक्ट सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल मेटल्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटाशियम। सबसे ज़्यादा वैसे ये रिएक्टिव नहीं, लेकिन जो हम नॉर्मल मेटल्स पढ़ते हैं स्टेज तक उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटाशियम। फिर आता है आपका सोडियम। फिर हम लोग शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके अंदर सबसे पहले आपके पास आता है कैल्शियम, बिकॉज़ वो मैग्नीशियम से नीचे है। फिर आपके पास आता है मैग्नीशियम, और उसके बाद आपके पास दूसरे मेटल्स आते हैं। आपके पास आता है एल्यूमीनियम, फिर है आपके पास ज़िंक, उसके बाद है आपके पास आयरन, फिर है लेड एंड देन फाइनली कॉपर। आपको याद ही होगा, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन ज़िंक। ओके, कॉपर, और कॉपर एक्चुअली में हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है। कॉपर है, उसके बाद आपके पास आता है सिल्वर, और जो सबसे लेस रिएक्टिव मटेरियल है जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं वो है गोल्ड। ओके, तो इसीलिए गोल्ड की आमतौर पर ज्वेलरी बनाई जाती है। इसके अलावा कुछ और हैं, प्लैटिनम वगैरह, वो तो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, उनको हम लिखते ही नहीं, या फिर बाकी जितने मेटल्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ते हैं। इस तरह की क्लासेस में हम लोग यही आमतौर पे रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं, जिनके अंदर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यही 11 मेटल्स इंक्लूड करते हैं। बट आपको पता है पहले आपको अल्कली मेटल्स हैं, फिर आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उसके बाद ये आपको हल्के से याद करने पड़ सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड, एंड तो इतना याद करना मुश्किल नहीं। फिर कॉपर भी आपको पता था काफ़ी लेस रिएक्टिव मेटल्स में था, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था। फिर आपके पास एल्यूमिनियम है, जिंक, आयरन, लेड, तो आई थिंक आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम तक तो सीख है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं तो ये 4 याद करने हैं। एंड में भी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड याद हो जाएगा, शुरू वाले भी 4 याद हो जाएंगे, तो बस बीच के ये 4 हैं। एल्यूमिनियम, उसके बाद आपके पास है जिंक, उसके बाद है आयरन, लेड और कॉपर। और आपको याद होगा कि इन दोनों के जो ऑक्साइड्स हैं, दीज वर एम्फोटेरिक, क्योंकि ये अगर आप देखें तो मॉडरेटली मेटल्स हैं, इन दोनों के दरमियान काफ़ी रिएक्टिव सीरीज़ के मिडल में आते हैं। तो टॉप से हम बॉटम तक जाते हैं, टॉप पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, वहाँ नीचे जैसे जैसे हम आते जाते हैं हमारे पास लेस रिएक्टिव आपके पास मेटल्स हैं। सो हम इस तरह से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो अगेन अब पोटाशियम और सोडियम जो हैं ये आपके पास जो हमने अभी नीचे देखा, ये आपका कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं, और बाकी तमाम के साथ बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं। लेकिन जितना हम नीचे जाते जाते हैं तो वो जो रिएक्शंस थी डिफरेंट चीज़ों के साथ मेटल्स की, वो उतनी ही आपके पास जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं। सो यस, ये आपके पास जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके साथ-साथ हमने मेटल्स को ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में देखा है। अगले जब थिंक टैंक में हम करेंगे तो हम एक्चुअली में कुछ मेटल्स को अरेंज करेंगे जो उन्होंने हमें दिए होंगे इन रिएक्टिविटी सीरीज़। ओके, इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के तमाम एसएलओज़ कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच।